नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हर साल बजट पेश किया जाता है और बजट एक लंबा प्रोसेस होता है जब संसद में पेश किया जाता है और अभी बजट का दूसरा सत्र चल रहा है। कल से शुरुआत हुई है, आज दूसरा दिन रहा और ऐसे में आज भी, क्योंकि कल बजट के सत्र के शुरुआत में ही पूरा का जो राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई थी और आज भी शुरुआत होते ही जो कार्यवाही है राज्यसभा की वो भी स्थगन प्रस्ताव यानी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बातचीत कुछ हो नहीं पा रही है, विपक्ष अपने हिसाब से अपनी चीजों को उठा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा लगातार राहुल के विदेश में दिए विवादित बयान को लेकर के उसे कटघरे में खड़ा कर रही है। इन सब के बीच जो संसद की कार्यवाही है वो कहीं ना कहीं आप देखिए सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। लेकिन ऐसे में डिबेट इसीलिए हम इस मुद्दे पर कर रहे हैं क्योंकि हर साल संसद में 3 सत्र होते हैं। साल भर में 70 से 80 दिन संसद की कार्यवाही होती है। कार्यवाही के दौरान हर मिनट हर घंटे नहीं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है संसद की कार्यवाही में। 1 मिनट के कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख रुपए, ये टैक्स का पैसा है। आपके, मेरे, हम सब के टैक्स का पैसा, एक आम आदमी के टैक्स का पैसा जिसे संसद चलती है। हर घंटे का तकरीबन, हर घंटे के अगर खर्च की बात करें, हमने आपको मिनट के खर्च के बारे में बताया। हर घंटे के खर्च की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है और टैक्स पेयर्स टैक्स देते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई होती है। लेकिन इन सब के बीच जब देश में कई तरह के सवाल हों, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनके सवालों के जवाब नहीं आते, आम जनता के मुद्दों को लेकर के संसद में बहस नहीं होती, तब दुख होता है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों को, तमाम एक्सपर्ट्स को इस डिबेट में हम बुलाएंगे और साथ ही जिस तरीके से बार बार संसद को अखाड़े के रूप में इस्तेमाल करना, राजनीतिक रूप दे देना, ये कहां तक जायज है, इस पर हम बातचीत करेंगे। छोटे से रिपोर्ट के लिए रुकते हैं। छोटा सा रिपोर्ट देखिए जो हमारी टीम ने तैयार किया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस मुद्दे पर बातचीत करें। जिन लोगों ने भारत के बाहर विदेशी भूमि में भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर, भारत के सदन में उन्होंने आके माफी मांगनी चाहिए। ये पहली बार ये नज़ारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। माना जा रहा था कि आज ईडी और सीबीआई की विपक्षी नेताओं पर छापेमारी और अडानी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। हालांकि कुछ ही मिनटों में बाजी पलट गई और विपक्ष की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। बीजेपी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चला कि विपक्ष देखता रह गया। सत्ता पक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी से माफी की मांग की, तो वहीं विपक्ष अडानी और ईडी के मामले पर चर्चा की मांग पर अड़ गया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। संसद के बजट सेशन का आज दूसरा दिन था। विपक्ष ने बैठक कर सरकार को अडानी और ईडी मामले पर घेरने की योजना बनाई, तो वहीं सत्ता पक्ष ने आज भी राहुल गांधी को लेकर चर्चा की प्लानिंग की। लेकिन जैसे ही घड़ी में सुबह के 11 बजे और संसद की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही सदन में जोरदार हंगामा होने लगा। पक्ष और विपक्ष के हंगामे के चलते सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका। जिन लोगों ने भारत के बाहर विदेशी भूमि में
भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर, भारत के सदन के पार्लियामेंट के बारे में जो गलतफहमियां बनाई हैं और जो जिस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सदन के बारे में, स्पीकर और चेयरमैन के बारे में और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से एक नेता ने हस्तक्षेप किए हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे भारत के सदन में उन्होंने आके माफी मांगनी चाहिए। देश का सबसे बड़ा सदन पिछले कुछ समय से हंगामे की भीड़ चढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है और इस वजह से प्रमुख मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। बता दें कि इस साल संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी, जिसके बाद 1 फरवरी को देश का बजट पेश हुआ था, जो कि 13 फरवरी तक चला और 13 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ, जो कि 6 अप्रैल तक चलेगा। सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नजारा कभी देखा है कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपीगण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नज़ारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज़्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। क्यों माफ़ी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफ़ी मांगना है? माफ़ी तो इन लोगों को मांगना चाहिए। कामकाज के लिहाज से वैसे तो बजट सत्र के इस चरण को काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों सहित विपक्षी दलों के नेताओं के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह सीबीआई और ईडी एक्शन में है, उससे राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। तो वहीं अडानी और जांच एजेंसियों की कार्यवाही को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सेशन की कार्यवाही में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो पाती है या नहीं। Congratulate both the awardees and ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। तो हमारे साथ इस वक्त ज्योति कुमार सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार संसद में जिस तरीके से आप देखिए बजट का इतना महत्वपूर्ण सत्र होता है, ऐसे में जो आम जनता है वो ये सोचकर अपने जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पर भरोसा करती है कि कम से कम ठीक है विपक्ष तो हमारे सवालों को उठाएगा संसद में, लेकिन जिस तरीके से हो हल्ला हंगामे के बीच बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है, ऐसे में आम जनता जो कि टैक्स दे रहा है, आम जनता जिसके पैसे से संसद की कार्यवाही, अब देखिए 1 मिनट अगर संसद की कार्यवाही होती है, चलती है, संसद सदन चलता है तो 2.5 लाख रुपए खर्च आता है। 1 घंटे अगर सदन की कार्यवाही चलती है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये पिछले साल का आंकड़ा है। तो ऐसे में कैसे मतलब आप आम जनता की आवाज बनकर कैसे सदन में जाएंगे, कैसे आप उनके बारे में उनकी बातों को वहां रख पाएंगे? ये सवाल धनंजय जी के ऊपर भी अप्लाई होता है, लेकिन विपक्ष का काम है सरकार के सामने जनता के आम मुद्दों को खड़ा करना। इसीलिए सबसे पहला सवाल आपसे, उसके बाद यही सवाल मैं धनंजय जी से भी पूछूंगी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप देखें, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है प्रीति जी, और इस देश में जब आप बात बोल रही हैं बुनियादी सवाल उठाने का, तो विपक्ष तो बुनियादी सवाल ही तो उठाएगी ना। तो विपक्ष बुनियादी सवाल क्या उठाएगी? जब इस देश में इसके पहले भी जब हमारा बजट पेश हुआ था, उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण हुए, उस सर्वेक्षण में कम ग्रोथ, कमरतोड़ महंगाई, कम निर्यात, बड़ा चालू खाता में बहुत बड़ा कमजोर रुपया, कम औद्योगिक विकास जो 10.3 से 4.1 आ गया। तो इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए तो विपक्ष बोलती है ना। जब ये बात बोलती है
तो चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। अब आप सरकार बोलती है कि जो 30 करोड़ जो वफादार पॉलिसी धारक थे आपके एलआईसी के, उसके पैसे को आप जो है एलआईसी के पैसे को आप अडानी को दे दिए। तो आप तो अब अगर वो पूछती है कि अडानी पर आरोप है कि सेल कंपनी से पैसे की जो हेराफेरी का, तो अडानी रक्षा पोर्ट एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का मामला है, तो सरकार नहीं पूछेगी, सरकार विपक्ष नहीं पूछेगी इन पर जो है अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी, धन शोधन के आरोप बहुत दिनों से सार्वजनिक है। तो आखिर विपक्ष का काम क्या है? आखिर जो एलआईसी में जो लोग जो अपना एक शाम का खाना काट कर एलआईसी में पैसा लगाते हैं, उसको आप अपने मित्र को दे देते हैं, अडानी जी को। आप बोलती है कि सवाल न पूछो। क्यों नहीं सवाल पूछेगा? विपक्ष का रोल क्या है? तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष कैसे ये सदन कैसे चले। हंगामा और करना, इस पूरे सवाल पूछना, हंगामा करना, मकसद क्या है? सवाल पूछना क्या हंगामा करना? तो आप पूरे सदन में देखी होंगे जिस तरह से सरकार के मंत्री लोग हल्ला हंगामा कर रहे थे कि किसी भी तरह अडानी पर सवाल न पूछा जाए, किसी तरह धोखाधड़ी जो हमारे एलआईसी के जो 30 करोड़ के जो खाता धारक है उनका जो पैसा चला गया उस पर वो सवाल न करें। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं कि सरकार सदन चला नहीं पा रही, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धनंजय गिरी जी हमारे साथ है। मैंने धनंजय गिरी जी पहले ही ये सवाल कहा था कि मैं प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल जनता का है, तो मैं अगर कांग्रेस से पूछ रही हूँ तो आपसे भी पूछूंगी। सदन की कार्यवाही, अभी आपने ज्योति कुमार जी को सुना, वो कह रहे हैं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के सरकार की है, सत्तारूढ़ सरकार की है। ऐसे में अडानी का जो मामला है वो ये आम आदमी का भी मामला है। बाकी जो बेरोजगारी का मामला, मैं कह रही हूँ महंगाई का मामला, वो आम आदमी का मामला है, लेकिन राजनीति वाली रोटी जहां सिकती है वो पहला मामला है। इसीलिए सदन चले कि ना चले विपक्ष को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सदन चलाना सरकार का काम है। धनंजय गिरी जी। नहीं सरकार नहीं सर, सवाल आपसे भी, सवाल इनसे भी। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पूछूंगी इनसे नहीं, इनसे पूछूंगी आपसे नहीं। धनंजय गिरी जी जवाब देंगे, क्योंकि मेरे भी टैक्स का पैसा है सर। दीदी, हम सरकार में भी हैं और सरोकार में भी। हम जब प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पर जब काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस का आप चरित्र उठाकर देख लीजिए। नहीं, देश के ज्योति कुमार जी कह रहे हैं सदन चलाना सरकार का काम है, सदन सुचारू रूप से चला सरकार नहीं रही है, और हो हंगामा भाजपा जो सत्ता में लोग हैं उन्हीं के मंत्री कर रहे हैं। अभी आपने सुना ज्योति कुमार जी को? देखिए, मैं उनकी बात ध्यान से सुना और उनको इंटरफेयर नहीं, और मैं उनसे भी ऐसी सभ्यता की अपेक्षा रखता हूं कि मेरे में भी वो इंटरफेयर नहीं करे। उन्होंने गहरे आरोप लगाए, मैं उसके एक एक करके बिंदुवार आपको जवाब दे देता हूं। उन्होंने जो अडानी की बात की, देश के संवैधानिक संस्थाओं पर हर व्यक्ति को भरोसा करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाकर भारत को अपमानित करने का जो प्रयास करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं, वो जिनके साथ मंच साझा करते हैं कमल मुनीर के साथ, वो पाकिस्तान का उनका बेस है, और उनकी लगातार रिपीट है और आर्टिकल है कि पाकिस्तान को चाहिए कि जबरदस्ती कश्मीर को ले ले। अगर इस तरह के किसी कार्यक्रम में वो जाते हैं और जो पता चलता है कि इस तरह के व्यक्ति के साथ मुझे मन साझा करना है, तो वहां से उनको हट जाना चाहिए था। 2014 में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सड़कें, पुल, आधारभूत संरचना विकसित करने का काम किया गया है। और राहुल गांधी यहाँ कहते हैं कि चाइना घुस आया है, चाइना घुस आया है। वहां के जाके कहते हैं कि जिस चीन से चंदा लेते हैं उस चीन को वहां जाकर के पीसफुल नेशन बनाते हैं। ये सेडिशन का केस है, सीधा सीधा सेडिशन का केस है। अब कांग्रेस पार्टी ये बताए कि उनका क्या स्टैंड है। एक एंटनी लोकसभा में कहा था कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को विकसित कर चीन को नाराज नहीं करना चाहते हम। मैं उसके अलावा आप अडानी पर बात कर रहे हैं। एलआईसी के चेयरमैन ने निकल करके कह दिया कि मेरा 1% से भी कम पैसा लगा हुआ, और जो लगा हुआ है उसकी सिक्योरिटी हमारे पास है, यानी कि उन पर आपको भरोसा नहीं है। आपके देश के किस संस्थाओं को डिमीन करने के लिए आपने छोड़ा है? मेरा सवाल, ठीक है धनंजय जी, नहीं बस धनंजय जी आप, एक सवाल मेरा भी है, ठीक है? आप महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं हमारे साथ। ज्योति जी उन्होंने भी महत्वपूर्ण सवाल किया, लेकिन ऐसे में क्या सत्ता पक्ष के जितने मंत्री हैं, जितने लोग हैं, उनका काम सिर्फ राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो कहा उसको लेकर के भुनाना ही है, या राहुल गांधी का प्रमोशन मार्केटिंग करना इस संसद के अंदर से है, या और भी बातें जिन पर बातचीत हो सकती है? देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस की हार के हाहाकार से जो अमेठी से भाग के वायनाड गए, और उसके बाद जो विदेश की धरती पर जा करके भारत को डिमीन करने का जो प्रयास करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और कोई भी व्यक्ति अगर विदेश की धरती का इस्तेमाल भारत को डिमीन करने के लिए करता है,
और वो एक प्रमुख दल का वो नेतृत्व है, सर्वे सर्वा एक कर दिन सर्वे समझ में सर्वा आता है, है, हर सर्वे रोज सर्वा है। तमाम तो मंत्री उनको हर एक देश से सेशन माफी में मांगना लास्ट बनता में है। स्थगित इस देश से माफी मांगना बिल्कुल बनता है। देश की और नहीं तो जनता उनको से सिटीजन बड़ा का मुकदमा चलना चाहिए। जनता से बड़ा कोई भी मुद्दा नहीं है। धनंजय गिरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी है, मैं आपके पास आती हूँ, और भी मेहमान है, एक बार जल्दी अस्मिता से बढ़कर कुछ नहीं है, देश की अस्मिता और देश के गौरव से बढ़कर कुछ नहीं। देश की अस्मिता, देश के सम्मान, देश के गौरव, देश की जनता, देश की 140 करोड़ महान जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं। परसों भी निंदा की है, लेकिन उसके साथ साथ अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। धनंजय गिरी जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जिस तरीके से बजट के दूसरे सत्र की शुरुआत से ही आपने देखा कैसे जो सदन है वो लगातार स्थगित हो रहा है, और ऐसे में कितना टैक्स पेयर्स हमारे देश में जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर एक मिनट का खर्चा इतना ज्यादा है सदन का। लेकिन हम तकरीबन, आप देखिए पिछले टेन्योर में भी 2022 की अगर हम बात करें, जब भी सदन चली है, जब भी सेशन पार्लियामेंट का स्टार्ट हुआ, तब सदन चल ही नहीं पाया है। जनता के मुद्दे हैं, हम बात करते हैं जनता के मुद्दे, वो जनता के मुद्दे उठा कौन रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। देखिए, देश का मतलब क्या है? हाँ, देश क्या बगैर लोगों से, देश क्या बगैर लोकतंत्र के रहेगा? और तो देश अपने आप में कोई ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ रहने वाले लोग होते हैं, यहाँ की परंपरा होती है, यहाँ की संस्कृति होती है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भी उसी के तहत। तो आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के जो सबसे अभूतपूर्व स्थिति पैदा, वो ये कि संसद में विपक्ष के, ऐसे भी विपक्ष के नेता नहीं है ऑफिशियली, एक सांसद है। सांसद के लिए पूरा सत्ता पक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बाधित कर रहा है। ऐसी अभूतपूर्व स्थिति कभी नहीं पैदा हुई थी। जैसे खर्च है कि जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो, इन पैसों को तो हम गिन सकते हैं, ये उन पैसों से कम है जो अडानी के शेयर गिरने से लाखों करोड़ रुपए का जो नुकसान हो जाता है, उतना पैसे का नुकसान नहीं है ये पैसों का नुकसान, उसकी भरपाई तो हो सकती है। लेकिन जो लोकतंत्र पर अगर आघात हुआ, अगर संसदीय परंपरा टूटी, और इस तरीके से कि अडानी पर चर्चा होगी कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, दोनों में बड़ा मुद्दा कौन है, यहाँ पर स्थिति तय करने की बात आ गई है। क्या देश की अर्थव्यवस्था से बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी का माफी मांगना? और कौन सी ये बितंडा खड़ा किया जा रहा है? सरकार जवाबदेही से बच रही है, जवाब देना नहीं चाहती है, अडानी मुद्दे पर बहस कराना नहीं चाहती है, और इसलिए एक सांसद के बोलने पर इतना बड़ा हंगामा काटे हुए। अब बताइए, राज्यसभा में राहुल गांधी क्यों माफी मांगे भाई? वो तो लोकसभा के सदस्य हैं। अगर विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो स्पीकर इस पर संज्ञान लेंगे कि राजनीतिक वितंडा खड़ा किया जाएगा। स्पीकर संज्ञान ले, विशेषाधिकार, अगर संसद के विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो, लेकिन वो नहीं, हंगामा खड़ा करना ही यहाँ मकसद है। तो हंगामा खड़ा करना नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग भी हंगामा कर रहे हैं। हंगामा सिर्फ बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कांग्रेस की रणनीति थी, क्योंकि लगातार बैठक भी चल रही थी कि जैसे सेशन स्टार्ट होगा हम इस बार बीजेपी को घेरेंगे। लगातार खड़गे जी की मीटिंग्स भी चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर उल्टा फंसते नजर आ रहे हैं इस बार कांग्रेस के जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं। देखिए प्रीति जी, सरकार को घेरना रणनीति है तो इसमें कौन सी अनुचित बात? ये रणनीति रहती है। नहीं, और मैंने आपको एक सीन बताया। मैंने कहा कि अगर रणनीति थी तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से उल्टा हो गया, ये राहुल गांधी को उल्टा लपेट दिया गया सदन में। देखिए, ये तो एक धारणा है कि कौन किसको, जब लोकतंत्र लपेटा जा रहा है, भारत की जनता ही लपेटी जा रही है, सत्ताधारी दल संसद न चलने दे, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं। अरे ये स्थिति, ऐसी स्थिति की तो कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, हमारे साथ राहुल गांधी से आपको भी हैं, राजनीति करनी है। सर्वेश पाठक भी हमारे साथ है। क्या राजनीति का मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी है, लंदन में विदेश में भी उनका बयान ही है, विपक्ष के लिए अडानी ही है, या उन सब से बढ़कर भी हमारे देश में कोई बड़ी चिंता है, बेरोजगारी है, हमारे देश में महंगाई है, और भी तरह तरह की सिचुएशन है जिन पर बात होनी चाहिए सदन में? प्रीति जी, क्या इन 2 दिनों में जो 1 मिनट पर सदन चलने का 2.5 लाख रुपया का खर्चा आता है, और दोनों सदनों को अगर पूरे दिन 6 घंटे का जो एक
सत्र चलाया जाए दोनों सदनों को तो 9 करोड़ रुपया आता है। क्या पूरे टैक्स पेयर का पैसा इन 2 दिन के डिस्ट्रप्शन से खर्चे हो गए? यही कांग्रेस पार्टी है और सारी विपक्षी पार्टी जो गलत देश में भ्रम पैदा करके पेगासस के मुद्दे पे मानसून सेशन से लेके आपको विंटर सेशन को किस तरीके से डिसरप्ट किया, उसी तरह राफेल के मुद्दे पे डिसरप्ट किया। क्या उस समय देश का टैक्स पेयर्स का मनी नहीं जा रहा था? क्या उस समय यही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सरकार से जो सवाल पूछने चाहिए थे वो ना पूछ के केवल हंगामा कर करके सदन का बाइकआउट करके सदन को डिसरप्ट करके, क्या उस समय टैक्स पेयर का पैसा नहीं जा रहा था? ये कांग्रेस पार्टी कब एक जो कहते हैं सार्थक विपक्ष की भूमिका निभा पाई है? आज अगर सत्तारूढ़ पार्टी, हाँ, जो कि अपने आप में एक अलग है, और अगर आप देश के खिलाफ बाहर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बातें कहते हो कि लोकतंत्र यहां पे खतरे में है, बताइए लोकतंत्र कांग्रेस से ज्यादा किसने खतरे में डाला है? आर्टिकल 356 का किसने सबसे ज्यादा भारत में लोकतंत्र की हत्या की है? कांग्रेस पार्टी ने। स्टेट चुनी हुई गवर्नमेंट को किसने हटाया है? सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने हटाया है। तो लोकतंत्र की हत्या तब नहीं हुई थी, 1975 में जब इमरजेंसी लगा था तब नहीं हुई थी। ठीक है, ज्योति कुमार जी, अभी जो सरकार का स्टैंड है या सरकार जो भी काम भारतवर्ष में कर रही है उसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो आप अपने देश में ये मुद्दे सुलझाओ, आप बाहर के प्लेटफॉर्म पे कैसे जाओगे? जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने किया था, उसी अंग्रेज के देश में जाके आप कह रहे हो कि हमारे देश के लोकतंत्र को बचाइए। ज्योति कुमार जी, ये कैसे नेता है राहुल गांधी? ठीक है, ज्योति कुमार जी। जनता पार्टी के गिरी जी का जवाब दे देते हैं पहले, क्योंकि वो हमारे विपक्ष के, हमारे सत्तारूढ़ के पार्टी नेता है, के पार्टी हैं वो। अब आप देखें ये जो बात बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी की ये वहां जाकर क्या किए यहाँ के। अब मुझे एक बात बताएं, कितनी ईमानदारी से आप बताइएगा कि जब देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं और अगर ये बात बोलते हैं कि मुझे तो शर्म आती है और बड़ा बुरा लगता है कि मैं भारत देश ऐसे देश में पैदा लिया, बताइए कोई प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर सकता है? और कोई प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात करे कि हमारे से पहले जितने भी प्रधानमंत्री और जितने लोग थे कभी कोई काम ही नहीं हुआ, अरे भाई उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी आ जाते हैं, नेहरू भी आ जाते हैं, 140 करोड़ जनता भी है। क्या इस तरह की बात करने के लिए प्रधानमंत्री को माफी नहीं मांगना चाहिए? पूरे सदन में माफी मांगना चाहिए, 140 करोड़ जनता के सामने माफी मांगना चाहिए, जिस देश की भूमि के एक एक आदमी से माफी मांगना चाहिए जो इस देश के भूमि को, सनातन भूमि को उन्होंने बाहर जाकर अपवित्र शब्दों का उपयोग किया। ज्योति जी एक चीज बताइए, आप एक एग्जाम्पल क्यों नहीं पेश कर रहे? राहुल गांधी जी क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं? आप अगर बीजेपी जैसा कार्य करेगी वैसा ही आपको करना है क्या? आप एक अलग बड़प्पन दिखाइए, एग्जाम्पल पेश करिए, क्योंकि आप सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपने आप को कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र की अगर भारत में हत्या हो रही है तो बाहर बोलने की क्या जरूरत थी? जिम्मेदार विपक्ष है और जिम्मेदार विपक्ष होता तो आप माफी मांग लेते और जो टैक्स पेयर की मनी जो बर्बाद हो रही है उसको बचा लेते। क्योंकि 27% से बढ़ के 27% प्रीति जी, अगर देखा जाए कि पार्लियामेंट में कौन सा नेता कितना क्या अटेंडेंस होता है, ज्योति जी नौकरी नहीं है। ज्योति जी ये बताइए, आपके राहुल गांधी जी इसी करंट सेशन में उनका अटेंडेंस कितना है पार्लियामेंट में? हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आज 3 दिवसीय आरएसएस की कार्यकारिणी बैठक थी पानीपत में, वो आज खत्म हुआ है। धनंजय गिरी जी, ऐसे में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि राहुल गांधी परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, उनकी बातों को बहुत ही सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एक एजेंडे पर काम करती है, राहुल गांधी क्या कहते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता। तो ऐसे में जब इतना बड़ा स्टेटमेंट आता है कि वो परिपक्व नहीं है, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी के बातों को लेकर के संसद में इतना बवाल करना चाहिए अगर वो परिपक्व नहीं है? नहीं, यही बात कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी की सरबराह हैं सोनिया जी, वो कह दें कि भाई राहुल गांधी परिपक्व नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। या तो वो माफी मांग ले या कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर दे। दत्तात्रेय जी या कांग्रेस, दत्तात्रेय जी की बात का बहुत सम्मान है और हम लोग स्वयंसेवक हैं, उनकी बात हमारे लिए अंतिम आदेश है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात कांग्रेस भी कह दे कि भाई राहुल गांधी जो है वो परिपक्व नहीं है और उनकी मानसिक स्थिति या उनकी मानसिक स्थिति वटेवर जो भी कांग्रेस कहना चाहे, कांग्रेस अपना स्टैंड तो क्लियर करे। बात ये नहीं कि राहुल गांधी विदेश के, बात ये है कि राहुल गांधी ने वहां जाकर मंच किसके साथ शेयर किया, किसके साथ साझा किया,
और जो लॉ है कि किसी भी कंट्री के नेबरिंग कंट्री के साथ आप किसी भी तरह के रिश्ते में हो, उस पर कोई भी किसी तरह की कमेंट नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने वहां चाइना के बारे में कहा कि चाइना एक पीसफुल नेशन है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ मन साझा किया, और वहां के उन्होंने जब यूनिवर्सिटी में बात कर रहे थे तो उन्होंने कैमरेज में कहा कि भारत में डेमोक्रेसी लोकतंत्र में मेरा फोन बंद कर दिया जाता है, मेरी बात नहीं सुनी जाती है, मुझे कई तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने बैठाया है, सबसे पहले उनसे बात कही और लगातार उनको हम लोग सुन रहे हैं। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, सब कुछ सुनते हैं, फिर कहाँ उनको समस्या आई, और अगर समस्या आई तो घर की बात घर में तो रहे तो अच्छा, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, घर की बात घर में रहे तो अच्छा। बाहर जाके बात करना, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाहर जाकर बात ही नहीं की, ये कहा कि जब भारत में लोकतंत्र खतरे में तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह से प्रोवोकेशन है, एक तरह से इन्विटेशन है कि आप इसमें इंटरफेयर करिए। प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम जो दिक्कत है, जो समस्या है, जो परेशानी है, वो अभी देखिए धनंजय जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आप चीजों को समझते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैं देख पा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं ही नहीं, एक आम आदमी, एक आम जनता भी देख पा रहा होगा। अभी सदन जिस तरीके से चल रहा है उसमें नजर ऐसा आ रहा है कि दोनों ही पार्टियां अड़ियल रुख में, दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अड़ियल रुख में हैं, और अपने ही ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों एक दूसरे पर वार प्रतिवार किए जा रहे हैं। सदन चले कि ना चले, दोनों ही पार्टियों को मतलब नहीं है। प्रीति जी, इसका आप समझ लीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं रोज गालियां खाता हूं, और लोग जो लोग विरोधी लोग, जो विपक्षी लोग, जो लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं। बात हमारे ऊपर आएगी तो हम खुद को गला के, खुद को मिटा करके तैयार हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। लेकिन अगर बात राष्ट्र की आएगी, बात देश की आएगी, देश की अस्मिता की आएगी, देश के ऊपर सवाल उठेगा, 140 करोड़ लोकतंत्र की जननी जी का कोई जनाजा निकालेगा, तब सवाल उठता है। तब जब सवाल लाजिम हो जाता है, लाजमी हो जाता है, उससे सवाल बनता है कि वो माफी मांगे और देश की अस्मिता, देश के गौरव, देश के वैभव पर कोई उंगली न उठाए, कोई आंच न आए, किसी तरह को प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो, और विदेश की धरती पर जाकर के फिर कोई ये हिम्मत न करे, विदेशी क्या विदेशी भी हिम्मत नहीं करे। जहां एक तरफ विदेश की इटली की राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा की, और जाने के बाद नानी घर के अखबार को पहला उन्होंने इंटरव्यू दिया तो इटली के प्रधानमंत्री को ही सुन लेते, जो अभी इंडिया आई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर अराउंड द वर्ल्ड। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं धनंजय गिरी जी। अड़ियल रुख पर ज्यादा कुछ तो कहा नहीं उन्होंने, लेकिन कहा कि अगर विदेश में जाकर के कोई हमारे देश का अपमान करेगा तो हम बात करेंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी, यहाँ मैं समझना चाह रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा, सदन में जो चल रहा है उसकी कार्यवाही बाहर जिस तरीके से प्रतिबिंबित हो रही है, उससे यही लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां बड़े ही अड़ियल रुख में, और दोनों ही पार्टियों को जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, और उनको लग रहा है कि एक दूसरे पर वार करके हम ये सेशन निकाल लें। देखिए प्रीति जी, धनंजय जी तो अपनी पार्टी लाइन से बाहर तो बात कर नहीं सकते, और उनकी पार्टी लाइन ही जब वही है कि राहुल गांधी ने गलत किया है तो वो अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं तो कांग्रेस को भी पूरा अधिकार है बोलने का। राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो है नहीं, लेकिन जब अभी ठीक कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि जब प्रधानमंत्री होकर के नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि पहले जो सारे लोग थे हिंदुस्तान के लोग अपने इनको हिंदुस्तानी कहने में शर्म महसूस कर, यानी हमारे जितने पूर्वज हुए सबके सब हिंदुस्तानी कहने में शर्म महसूस करते थे, तो इससे देश का अपमान नहीं होता, ये कौन तय करेगा? तो जुडिशरी तय करेगा क्या संसद में कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन देश के सम्मान की रक्षा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? जब संसद में इस बात की का हल नहीं निकल रहा है कि देश के सम्मान का मतलब क्या है, और दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, तो अड़े हुए हैं तो संसद चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी है। विपक्ष का तो काम है अड़े रहना। संसद नहीं चले तो सरकार जवाब दे कि क्यों नहीं संसद चल रही है, ये मुख्य मसला है। तो जवाबदेही हर तरह से सरकार की है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि राहुल गांधी तो गैर जिम्मेदार आदमी है, वो तो पप्पू है, वो तो महत्वहीन है, वो तो गौण है, वो नेग्लिजिबल है। जब इतने नेग्लिजिबल हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा मुद्दा बना करके क्यों पेश कर दिया? तो भाई दत्तात्रेय हसबोले जब कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ है ही नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, तो फिर भाई राहुल गांधी क्या स्टेटमेंट इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया देश में? ये बहुत बड़ा सवाल है, जवाब देना चाहिए। ठीक है ज्योति कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, परिपक्व नहीं है राहुल गांधी जी, दत्तात्रेय हसबोले ने आज कहा है।
अभी हमारे एक विश्लेषक और सीनियर जर्नलिस्ट जो बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ये डिसाइड कौन करेगा। थोड़ा तेज बोलिए ज्योति कुमार जी, ज्योति जी थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है मेरे पास। तेज बोलिए ज्योति जी, थोड़ा तेज बोलिए, मेरे पास आपकी आवाज थोड़ी कम है। कह रहे ये देश की जनता तय करेगी परिपक्व है कि नहीं है। हाँ। बैठ जाना। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी को तो चैलेंज किए थे ना। हाँ। कि आइए किसी सब्जेक्ट पर बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए, क्यों नहीं तैयार हुए? अगर इतना हिम्मत था तो नरेंद्र मोदी वहां बैठ जाते। ये सारी बात जो है ना प्रीति जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी कवायद 2024 के इलेक्शन की है। इसी वजह से ये विपक्ष को कमजोर करना चाहती है, ईडी भेज के, सीबीआई भेज के। ये अपने बताएं आप 150 विपक्ष के पार्टियों पर इन्होंने कमजोर करने के लिए, उनको डराने के लिए इस तरह के ये काम करते हैं। आप जो हमारे ही नेता थे, इनके यहाँ आसाम में चीफ मिनिस्टर बन गए, उन पर तो यही आरोप लगाते थे ना, ये लगाते थे ना। आज उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं। येदियुरप्पा के बारे में यही ना बोलते थे, तो ये तो कुछ नई बात बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि राहुल गांधी चूंकि देश की आवाज है, देश की जो कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक उन्होंने पैदल काम करती है कांग्रेस, एजेंडे के तहत काम करती है कांग्रेस। ये भी कहा उन्होंने, एजेंडा है कांग्रेस का। हाँ, देश की एजेंडा है, देश को बदनाम करने का। देश का एजेंडा बेरोजगारी है, देश का एजेंडा भूखमरी है। हमारा 100 पूरे विश्व में 107वां हंगर इंडेक्स में जगह है। आप अच्छा दूसरी बात इनसे पूछिए, आप जब बीबीसी पर यही प्रधानमंत्री है ना, जब बीबीसी को बोलते थे कि दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छा है, बाकी यहाँ का मीडिया कुछ नहीं है। आज उसी बीबीसी पर आप रेट करते हैं तो देश के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग नहीं जानते हैं कि आपकी बदनामी नहीं होती है, तो आप उसकी बात नहीं करते हैं। आप एक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर को आप बोलते हैं दीदी, ओ दीदी दीदी, इस तरह प्रधानमंत्री का ये जेस्चर होता है। जरा पूछिए भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, राहुल गांधी जी का ये होता है कि प्रधानमंत्री ऐसे ताली ठोक के बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री का जेस्चर होता है। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी को 140 करोड़ जनता के सामने माफी मांगना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि मुझे प्रधानमंत्री बनते हुए हमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पूरे विश्व को में इनको बताना भी चाहिए और देश के लोगों को बताना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि मुझे देश के महिला को अपमान नहीं करना चाहिए। दीदी, ओ दीदी, ऐसे ही बोलते थे ना। बंगाल में तो महिलाओं को सम्मान दीदी बोल के दिया जाता है, बंगाल में तो महिलाओं को सम्मान दीदी बोल के दिया जाता है। बंगाल में तो महिलाओं को सम्मान दीदी बोल के दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री का लैंग्वेज है, जरा मुझे आप बता दीजिए, तब आपके देश का बेइज्जती नहीं होता है। आप जरा बताएं, आप मुझसे बताएं, आप राहुल गांधी से ये डर गए हैं, राहुल गांधी से ये डर गए हैं, राहुल गांधी से ये डर गए हैं। अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। जिस तरह का समर्थन उनको मिला है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, 42%। अरे सर, ये मंच नहीं है आपका, भाषण देने वाला मंच नहीं है सर, डिबेट है, भाषण देने वाला मंच नहीं है। आप एकल भाषण के लिए नहीं आमंत्रित हैं। डिबेट है ना, तो सुनिए ना, सवाल पूछने दीजिए ना, मुझको सवाल पूछने दीजिए। मैं कह रही हूँ बंगाल में किसी भी महिला को दीदी करके ही बुलाया जाता है सर। हम खुद बंगाल से, हमको दीदी बोले जाते हैं। कैसे बताइए, कैसे? बंगाल का कल्चर है, वहाँ महिलाओं को दीदी बोल के सम्मान दिया जाता है। सर्वेश्वर पाठक जी कह रहे हैं, अरे ईमानदारी से सवाल पूछ रहे हैं सर आपसे, इसीलिए आप बड़े निश्चित होकर कुर्सी पर बैठे हैं। नहीं, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री को देश का युवा डंडे मारेगा, ये बहुत अच्छी भाषा है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री को देश का युवा डंडे मारेगा, ये बहुत अच्छी भाषा है क्या? कोई नहीं क्या राहुल गांधी जी ने नहीं बोला था? मारना चाहता है राहुल गांधी जी ने नहीं बोला था। दूसरी बात प्रीति जी, आपको याद होगा, ज्योति कुमार जी सर्वेश्वर पाटिल जी को स्क्रीन पर लेके आइए। ज्योति कुमार जी स्क्रीन पर, जी आपको याद होगा, अभी बात हम कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि और परिपक्व नेता है आरएसएस के जिन महानुभाव ने ये बोला, ये अगर ये बाहर के एजेंसी पे ये बात अपने आप को सार्थक साबित करते हैं, हिडेनबर्ग के रिपोर्ट के लेके हंगामा पैदा करते हैं, तो यूएस के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बुक लिखा और प्रॉमिस्ड लैंड, याद है प्रीति जी? उसमें राहुल गांधी जी के बारे में बराक ओबामा ने क्या लिखा था, और मैं कोट करता हूं, नर्वस अनफॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम एज इफ ही वेयर अ स्टूडेंट हु हैड डन द कोर्स वर्क एंड
was eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. आपको याद है कि नहीं, बराक ओबामा ने राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोला था? दूसरी बात प्रीति जी, अगर पार्लियामेंट को चलाना है राहुल गांधी जी का इस करंट सेशन में, देख लीजिए धनंजय गिरी, पार्लियामेंट में 52% आपका ये मकसद है। आपको देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, आप किसी तरह सत्ता में बने रहे, ये आपका मकसद सवाल पूछ सरकार है ये। ठीक है ज्योति जी, रुक जाइए। आप परिपक्व कहा गया है, वो इस सेंस में कहा गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग भाई भाई हैं, बाहर निकल के पानी पिलवा लीजिएगा आप लोग एक दूसरे से, डिबेट में तो लड़ ही लेते हैं आप लोग। ज्योति जी, आप परिपक्व इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि बाहर घर की बात जिस तरीके से राहुल गांधी बाहर बोल के आए हैं, वो अपरिपक्वता यानी कि इमेच्योर कोई पर्सन है उसकी निशानी है। आप परिपक्व हैं इसीलिए बाहर कह के आए हैं, परिपक्व होते तो घर में संसद में बोलते। धनंजय गिरी जी पहले, उसके बाद हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं जवाब दीजिए। एक लाइन। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने राहुल गांधी का वो स्पीच पढ़ा है? हाँ। Have you read that? Yes, I heard that. You haven't read that. You heard that. Yeah, that is what. The whole country is going on heard that. Why you heard that? You go through that speech, Preeti ji. Seriously, I am telling you. जी भी बहुत ही संवेदनशील। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जो स्पीच दे रहे हैं ना, वो स्पीच होगा ना, आपने पढ़ा नहीं है। राहुल गांधी जी की स्पीच को पूरे दुनिया ने सुना है, पूरी दुनिया ने सुना है। एक लाइन कोट कर देते हैं हम, एक लाइन कोट करते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, और हमारे गांधी जी का जो अस्तित्व है, जो लोकतंत्र की बात किए थे, विदेश के लोगों को इससे सीखना होगा। उनका स्पीच में वो बात है, आप इसको तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से ले जाकर, अरे उस स्पीच को पढ़िए, और अगले दिन आई एम श्योर जब आप डिबेट करने आएंगी तो आप इस तरह की बात नहीं करेंगी। अरे ज्योति जी सुनिए, सबसे पहली बात ये है कि राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑन द स्पीच है, वो तमाम ANI के चैनल्स में चला है, हमारे चैनल में। सुनिए पहले, दूसरी बात डिबेट करने के लिए हम पढ़ के लिख के सुन के बैठते हैं सर। और दूसरी बात, दत्तात्रेय हंसबोले ने ये कहा है, परिपक्वता जो है देश के बारे में बाहर की जमीन पर जाके बोलना, परिपक्वता के। अरे जो डिसाइड कर रहा, सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे, ये सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। प्रधानमंत्री धनंजय गिरी जी बोलिए। इसके पहले प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य जब मैंने बोला तो उससे उनकी परिपक्वता समझ में आती है। अच्छा बोलने दीजिए ना ज्योति जी, ठीक है बोलने दीजिए ना, एक और गेस्ट है, बोलने दीजिए ना थोड़ा। धनंजय जी बोलिए। ठीक है प्रीति जी, जब आदरणीय राहुल गांधी जी जब बैठ करके बात कर रहे थे और भारत को डिमीन कर रहे थे लगातार, तो उनके सामने से एक पत्रकार उठते हैं और वे बताते हैं कि मैं आप नेहरू जी से भी मिलता था, फिर मूर्ति में जाता था, उनके पैर छूता था। और जब पिछली बार इंदिरा गांधी यहाँ आई थी तो इंदिरा गांधी जी से जब पूछा गया मोरारजी देसाई प्रकरण पर, तो उन्होंने कहा कि हमारा आंतरिक मसला है और हम अपने देश में समझ लेंगे, हम आंतरिक मसले को बाहर डिस्कस नहीं करेंगे। कम से कम आपको अपनी दादी से ही सीख लेना चाहिए था। जिस तरह से आपकी दादी थी उस तरह से कुछ तो किसी और से नहीं सीखिए, तो कम से कम अपनी दादी से सीखिए, जो सामने बैठ करके दोनों कान से सुन रहा है, दोनों आंख से देख रहा है। वो कह रहा है कि भाई अपने देश के बारे में निगेटिव बातें मत करो, अपने परिवार से सीख दो। उसके बाद भी उसका तीन तरह किए जा रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रही हैं कि भाई दीदी एक सम्मानित शब्द है। दीदी तो पूरे भारतवर्ष में सम्मानित शब्द है, लेकिन बंगाल में ये प्रचलन में ज्यादा है, इसलिए सम्मान की भाषा में वहां नाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ दीदी ही कहा जाता है। तीसरी बात पे आते हैं, कांग्रेस सामाजिक जीवन के स्तर को कितना नीचे ले जा रही है, आप अंदाजा लगाइए। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं ने चिल्लाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये ऑनलाइन और कैमरा में आप सबने देखा होगा, जब इनके एक प्रवक्ता की गिरफ्तारी हुई थी तो सबने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सार्वजनिक जीवन में
किसी भी नहीं, लेकिन नीचे ले जाना चाहती है लेकिन एक सवाल ये मुझे समझने वाली पूछना है। बात। ठीक है धनंजय जी, एक सवाल अगर हमारे अच्छा चेयरमैन को, पूछने आप पूछे मेरे चेयरमैन पवन खेरा ज्योति जी जी को, मुझे पूछने दीजिए, धनंजय गिरी जी से सवाल जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे पूछने दीजिए, लेट मी आस्क धनंजय जी। लेकिन एक सवाल है, ये अगर विपक्ष सदन में बार ये मांग कर रहा है कि अडानी पर बात होनी चाहिए, अगर विपक्ष तमाम पार्टियों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है तो सदन में बात होनी चाहिए, तो बात क्यों नहीं कर लेते सर? होनी नहीं चाहिए? आपको नहीं लगता कि अगर ये सवाल उठाया जा रहा है बार तो एक बार बात हो जानी चाहिए? देखिए प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है और एक समय निर्धारित कर दिया है कि इतने समय में आप जांच करके रिपोर्ट दे देंगे, तो जब इसका जवाब इसके लिए जब कमेटी बना दी गई और सुप्रीम कोर्ट से बना दी गई, नहीं कि सरकार ने नहीं बनाई, जब देश के सुप्रीम व्यवस्था ने, सुप्रीम कोर्ट ने, आज कहते कांग्रेस के हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्योंकि देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार कांग्रेस ने किया और डिमीन भी किया, देश के लगभग हर सार्वजनिक संस्था को किया है। लेकिन सबसे बड़ी संवैधानिक अथॉरिटी ने अगर एक कमेटी बना दी है और उसका एक समय भी निर्धारित कर दिया है कि इतने समय में रिपोर्ट आ जाएगी, तो बात तो अब उसके रिपोर्ट पर होगी। फिर आपको, हमको या किसी को भी राइट नहीं बनता है कि उसके संबंध में कोई जांच करे, कोई बात करे, कोई कुछ करे, क्योंकि तो देश की संवैधानिक सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम संस्था पर भरोसा करिए। ठीक है, बोले ज्योति जी। देखिए संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा कीजिए। अब देखिए कैसे गुमराह करने वाली बात बड़ा स्मार्टली ये गिरी जी मोड़ देते हैं। जरा अब इनको असली बात को जानिए। कांग्रेस के लोगों को भी आता है स्मार्टली घुमा देना, जवाब ना देना। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी किस चीज के लिए है? वो कमेटी है सेबी में जो फाइनेंशियल जो अनियमितता है उसको देखने के लिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्या बोल रही है कि अदानी और नरेंद्र मोदी जी के जो रिश्ते हैं, जो 609 से जो दूसरे पोजीशन पर पहुंच गए, जो 10-12 लाख करोड़ के आदमी हो गए, जो सेल कंपनी में जो कौन सी वो कंपनी है जो पैसा लगाया है, जो रक्षा और एयरपोर्ट पर जो काम जिनका बिना एक्सपीरियंस के वो कर रहे हैं, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ही ये बात निकल के आएगी। ये विपक्ष की पार्टियां और कांग्रेस की पार्टी बोलती है। अब ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल 100% हमारा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर और संवैधानिक इस पर। आपको नहीं है, आप लोग डरते हैं और राहुल गांधी से डरते हैं। 2024 का इलेक्शन वैसे ही होगा जैसा कि राहुल गांधी ने बोला कि 2004 रिपीट करेगा। दूसरा पॉइंट, इन्होंने जो बोला, एक रेफरेंस दिया इन्होंने कि जब राहुल गांधी विदेश में वो बात कर रहे थे, एक बुजुर्ग आदमी ने उससे सवाल किया। गिरी जी, आप इस इंटरव्यू को देखिएगा। और प्रीति जी, मैं आपको ही बोल रहा हूं, इस प्रोग्राम के बाद राहुल गांधी ने उससे पूछा, हैव यू हर्ड दैट, हैव यू रेड दैट? ही सेड नो। उसने भी कहीं से सुनकर वो एक परिकल्पना बनाई जिससे उन्होंने राहुल गांधी पूरे देश में राहुल गांधी जी की स्पीच, तो मैं कहता हूं पूरे देश भर में सोशल मीडिया में स्पीच है। कहां से कौन क्या सुनेगा? मतलब आप कहीं से सुन के आते हैं तो आप वही सब पे लागू कर देंगे। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि आप उस इंटरव्यू को देखें। उसने राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या आप उस इंटरव्यू को आपने सुना है, पढ़ा है? उन्होंने अच्छा ठीक है, आपको संवैधानिक अपने संस्थाओं पे अगर भरोसा है, संवैधानिक संस्थाओं पे ज्योति जी अगर भरोसा है, तो फिर सदन की कार्यवाही में इतनी अड़चन है, इतना आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां एकदम अड़ गई हैं। अड़ियल रुक क्यों है कांग्रेस पार्टी? अरे नहीं सर, यहाँ पर भी आप भी यही कर रहे हैं, गिरी जी भी यही कर रहे हैं। सर्वेश्वर पाठक जी बोलिए। ज्योति जी मेरी बात का एक सवाल जवाब दे दीजिए। बुनियादी सवाल ज्योति जी मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी जी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो इनका इतना कम अटेंडेंस पार्लियामेंट में क्यों है? 52 साल के एमपी का 52% अटेंडेंस है, वहीं केरला के दूसरे एमपी का 84% अटेंडेंस है। क्यों नहीं वहां पे सरकार को घेर रहे हैं? 6-7 आपकी कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे हो बीजेपी डर रही है, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी उन्हीं का साथ दे रही है जो भारत विरोधी नारे या भारत के तोड़ने की बात करते रहते हैं। इसका जवाब लीजिए। ये सरकार चलाना, विदेशी धरती पे अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो और अगर कोई पाकिस्तान
कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको करारा जवाब देते हैं, और राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाके कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप उसको बचाइए। तो ये क्या राहुल गांधी सही बोल रहे हैं क्या? गुमराह तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, विश्व में गुमराह कांग्रेस पार्टी कर रही है कि नहीं? लोकतंत्र कब खतरे में आया था? 1975 में आया था। विश्व में 56 बार कांग्रेस पार्टी ने भारत की चुनी हुई, भारत के राज्यों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था? आप लोग कोई छोटे फायदे के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के बातों को, आप लोगों को केवल प्रचारक टाइप से आप बात करते हैं, बुनियादी। आप 42% बेरोजगारी है, क्या विपक्ष ऐसे सवाल को ना उठाए? नहीं तो सवाल आपने उठाया कब है? आपने ये सारे जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर सवाल कब उठाया है? आप तो केवल डिस्ट्रप्शन करते हैं, कभी पेगासस के मुद्दे पे पार्लियामेंट को बर्खास्त करवाते हैं, तो कभी राफेल के मुद्दे पे, और सभी मुद्दों पे आप सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाते हैं। याद है कि नहीं? एक सेकंड उस आवाज को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। ठीक है इसी बेरोजगारी, भारत जोड़ो ज्योति जी, भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस ने एक बार फिर से लोगों को कांग्रेस के प्रति एकत्रित किया है? मैं कह रही हूँ अगर ऐसा है तो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी वहां लड़ी है, वहां हार का सामना क्यों किया कांग्रेस पार्टी ने? एक बुनियादी सवाल प्रीति जी, इसका जवाब ले लीजिए। आज का इतिहास है, गिरी जी भी जानते होंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, अमूमन देखा गया है कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से वो चलती है, और उस हिसाब से। और दूसरा बात, ये असेंबली का इलेक्शन है, ये असेंबली के इलेक्शन में उसके आयाम और उसके मेजरमेंट नहीं, लोगों के जुड़ने की बात है, मैं पॉपुलैरिटी की बात कर रही नहीं। ज्योति जी प्लीज बी ऑन फैक्चुअल, प्लीज टॉक ऑन फैक्चुअल। मेघालय में तो 2 ही सीट न लाए, टॉक ऑन फैक्चुअल, मेघालय में 2 ही सीट टॉक ऑन फैक्चुअल, कहां ले आए? प्लीज आप कह रहे हैं, नहीं मैं कह रही हूँ पॉपुलैरिटी की अगर बात हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, अगर इतना पॉपुलर होता, अगर भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को इतना इफेक्ट किया होता, लोगों पर इतना बड़ा ह्यूज इंपैक्ट हुआ होता, तो नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में कांग्रेस को मैं कह रही हूँ अच्छा मैंडेट मिलता। ज्योति जी, तो मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि जनरली ऐसा ही होता है कि जो सेंटर में सरकार होती है, स्टेट की सरकारें उसी तरफ मुड़ जाती है। आप सरकार बनाने में भी देख लीजिए, आप मेघालय में भी आप देख लीजिए, जो वो लोग नहीं ज्योति जी, नागालैंड में एनसीपी को 5 सीटें मिली है, कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली, तो इसका भी आप करोगे? एनसीपी तो सेंटर में नहीं है, नहीं एनसीपी सेंटर में है क्या? राम जो चिराग पासवान की पार्टी है उसने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, धनंजय जी आप क्या कहोगे? ठीक है, धनंजय जी बोल रहे हैं। देखिए प्रीति जी, राहुल गांधी जी ने वहां कहा कि अल्पसंख्यक समाज खतरे में है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया खतरे में है, सब कुछ खतरे में, जुडिशियरी खतरे में, जुडिशियरी खतरे में है, हर चीज पर उन्होंने लगभग हर संवैधानिक संस्था खतरे में बताया, अल्पसंख्यक खतरे में। नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करें तो आप 75 से 80% तक क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी है, लेकिन वो सारी सरकारें वहां भाजपा की बनी, यानी कि कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ कांग्रेस खतरे में है, और कांग्रेस अपने कुत्सित कर्मों की वजह से खतरों में है। क्योंकि गली गली नगरी द्वारे जो राहुल गांधी ने पद के लिए यात्रा की, जिसको उन्होंने पद यात्रा कहा, एक्चुअली पद के लिए यात्रा थी। बामेठी से भाग के जब वायनाड गए हैं, और जब जो देश का में अगर नहीं मिल रहा है मत, तो आप विदेश की धरती से भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कहने की बात है मोदी जी यूपी नहीं आ गए, कौन सी बात कहाँ करी जाएगी, कौन सी बात किस ये कांग्रेस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कांग्रेस को सलीका नहीं है, और कांग्रेस को ये लगता है कि उनका बर्थ राइट है, ये देश पर उनका बर्थ राइट है। 5 पीढ़ी से जो पार्टी एक परिवार के इर्द घूम रही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से 5 पीढ़ियों से वो भी लोकतंत्र की बात करती हो, जिसने इस देश पर इमरजेंसी थोपी हो वो भी लोकतंत्र की बात करती है, जिसने प्रेस के अखबारों के बिजली काट दी है। फिलहाल विपक्ष पूछ रहा है कि क्या लोकतंत्र को पूरे तरह से नष्ट करने की बात। ये महाआपातकाल आज तो आप ही एंकर हैं ज्योति जी, आज तो सवाल ही नहीं पूछने दे रहे आप, ठीक है? फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा ज्योति जी,
आपके समय में भी महाआपातकाल जब रहा है 75 साल के टेन्योर में, भूलिए मत, जब सत्ता में सरकार रहती है विपक्ष के लोगों को लगता है महाआपातकाल लोकतंत्र पे आ गया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं ज्योति जी से, फाइनल कमेंट दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, महंगाई और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार से सवाल पूछते रहेगी। जो सपने इन्होंने दिखाए, जो जुमले इन्होंने बोले, उनको इस अपने पूरे काल में इनको पूरा करना पड़ेगा। और उसके लिए सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश में आम जनता के वेलफेयर के लिए ये लड़ाई लड़ती रहेगी और अदानी पर सवाल पूछती रहेगी। जब तक जेपीसी लोग गठित नहीं करेंगे, जब तक 32 करोड़ खाता धारक के पैसे वापस नहीं आएंगे, तब तक ये लड़ाई लड़ती रहेगी। ठीक है, धनंजय गिरी जी। देखिए, जो दिया जलेगा उसी में उजाला होगा, बिना जले कोई सूरज कहाँ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में उजाला करने के लिए खुद को प्राणों की वर्तिका बनाकर पल पल जल रहे हैं। कांग्रेस जल रही है, इसको देख करके जल रही है और जल भून करके उनके खिलाफ भिन्न भिन्न बातें करे, लेकिन भाजपा का विरोध करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाजपा विरोध करते करते अब भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं। भारतीयता, भारत का लोकतंत्र, भारत के तमाम संवैधानिक संस्थाओं भारत पर खड़े हो जाते हैं, ये गलत है। समय कम है। प्रीति जी, देखिए, लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब राहुल गांधी जी द्वारा अपने ही प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया अध्यादेश फाड़ दिया जाता है। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में या कांग्रेस पार्टी जब देश में चुनी हुई सरकारों को गिरा देती है, तब लोकतंत्र की हत्या होती है। तब कांग्रेस पार्टी ने 56 बार पूरे भारतवर्ष में चुनी हुई सरकार को गिराया है, तब लोकतंत्र की हत्या हुई है। फाइनल कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े, और साथ ही आपने देखा जिस तरीके से लगातार सदन में हल्ला बोल की स्थिति है। दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, एक अड़ियल रुख में नजर आ रही है। ऐसे में क्या आगे सदन में जनता के मुद्दों पर बातचीत हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही इसी पूरे खबर पर क्या कुछ आगे अपडेट होता है वो भी न्यूज़ इंडिया 24/7 आपको बताता रहेगा।